हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आपकी इस नेट की कक्षा में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? राधे राधे, सबको राधे राधे। अपना जो पाठ चल रहा था दोस्तों, पॉलिटी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में प्रियम्बल चल रहा था, प्रस्तावना चल रही थी। आज उसी प्रियम्बल के बारे में अपन आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करते हैं प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना। प्रस्तावना और प्रस्तावना के मैं आप लोगों को शब्दों की चर्चा कर रहा था। अपन क्या पढ़ रहे थे? प्रस्तावना के शब्द। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं, इन शब्दों की मैं चर्चा कर रहा था आपके सामने। प्रियम्बल के शब्द। तो कल अपन ने एक शब्द की चर्चा करी थी, हम भारत के लोग। कल इसकी हमने चर्चा कर ली थी, हम भारत के लोग। बच्चों, इन शब्दों को आपको याद रखना होगा, इनसे क्वेश्चन पूछता है। हम भारत के लोग। अब ऐसे ही पूछ ले सिंपल कि प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? इसी शब्द से शुरू होती है, हम भारत के लोग। ये शब्द अपन ने कल कर लिया था। आज अपन इसी क्रम में दूसरे शब्द की बात करेंगे। प्रस्तावना का जो दूसरा शब्द है, हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण, अगला शब्द आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रस्तावना में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये शब्द मिलेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या मिलेगा आपको संप्रभुता। संप्रभुता एक ही बात है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता या प्रभुसत्ता, एक ही मतलब है इन सबका। प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता एक ही मतलब। अब मतलब क्या है इसका? मतलब तात्पर्य क्या है? पहली बात तो ये शब्द किसने दिया? प्रभुसत्ता शब्द किसने दिया है, या संप्रभुता शब्द दिया है? जया बोंदे ने। याद रखना है, ये शब्द किसका है? जया बोंदे ने दिया ये शब्द। और इस शब्द का मतलब क्या होता है? तात्पर्य क्या होता है? तात्पर्य होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है दोस्तों? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। निर्णय लेने की स्वतंत्रता, ये होता है संप्रभुता का मतलब, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। याद रखना है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि आज मैं हूं तो मैं व्यस्क हूं, मैं निर्णय लेने में स्वतंत्र हूं। अर्थात मैं किसी के आंतरिक दबाव को और बाहरी दबाव को बिना माने यदि मैं कोई डिसीजन लेता हूं तो वो मैं कैसा हूं? संप्रभु व्यक्ति हूं। जैसे आप इलेक्शन में वोट देने जाते हो, चुनाव में मत देने जाते हो, तो वहां पे आपको कोई दबाव में वोट नहीं डलवाता कि साहब दबाव में वोट दो। आप अपनी इच्छा के अनुसार वोट देते हो। आप निर्णय लेने में क्या होते हो? संप्रभु होते हो। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा अब तो निर्णय लेने की स्वतंत्रता अर्थात संप्रभु वो होता है जो, जैसे केंद्र सरकार न तो आंतरिक दबाव से न बाहरी दबाव से निर्णय लेती है, यानी कि न तो आंतरिक दबाव हमारे राज्यों की बात को मानती है, न बाहरी दबाव किसी दूसरे देश की बात को मानती है। निर्णय लेने में स्वतंत्र है। जैसे मोदी जी ने कह दिया आज रात 12 बजे से 1500 के नोट बंद, तो इस निर्णय में किसी का कोई दबाव नहीं था। न तो आंतरिक का मतलब हमारे राज्यों का दबाव, न भारी का मतलब दूसरे देशों का दबाव। तो याद रखना, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। याद रखना। और दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना, जो संप्रभु शब्द है, संप्रभुता, संप्रभुता शब्द, संप्रभुता शब्द, संप्रभुता शब्द का प्रयोग, संप्रभुता शब्द का प्रयोग याद रखना है आपको। संप्रभुता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जया बोंदे ने किया। जया बोंदे ने
और कहाँ पे किया? पुस्तक थी इनकी रिपब्लिका में, रिपब्लिका में इनकी एक पुस्तक थी रिपब्लिका में, उसमें किया, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, संप्रभुता, संप्रभुता शब्द का प्रयोग, संप्रभुता शब्द का प्रयोग याद रखना है। संप्रभुता शब्द का प्रयोग देश या राष्ट्र, हमारा भारत देश है या हमारा राष्ट्र, देश या राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, देश या राष्ट्र प्रयोग देश के लिए, देश के लिए अंतरराष्ट्रीय, देश के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में करते हैं, देश के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में करते हैं। अरे विदेश नीति में संप्रभुता का शब्द का प्रयोग होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत 26 जनवरी 1950 को क्या बना था? संप्रभु बना था। भारत 26 जनवरी 1950 को क्या बना था? संप्रभु बना था। ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना है, भारत 26 जनवरी 1950 को क्या बना? संप्रभु बना। इसका मतलब क्या होता है? अरे भाई, भारत पहले गुलाम था, भारत आज़ाद हो गया। पहले भारत में निर्णय कोई और लेता था, आज़ाद होने के बाद में भारत में निर्णय भारत खुद लेने लग गया। अरे भाई, मैं किसी का दास हूँ तो मैं थोड़ी निर्णय ले सकता हूँ यार, मेरा मालिक निर्णय लेगा, और जब मेरे को दासपन छोड़ देगा कि अब तू फ्री है तो निर्णय मैं लूँगा। मैं दास हूँ मालिक का, मालिक कहेगा जैसे काम करूँगा, वो बोलेगा यहाँ काम कर तो मैं वहाँ काम करूँगा, ठीक है, और जब मैं वहाँ से छोड़ दूँगा तो फिर मैं मेरे हिसाब से काम करूँगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आपका? ये है आपका दूसरा शब्द। तीसरे शब्द की बात करते हैं अपन, प्रस्तावना का तीसरा शब्द। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद या समाजवादी, बात एक ही है। अब समाजवाद की मैं बात करूं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, एक ही चीज है समाजवादी की। तो पहली बात, इसका तात्पर्य क्या होता है? समाजवाद का तात्पर्य क्या होता है? समाजवाद का तात्पर्य होता है उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधनों पर समाज या सरकार का स्वामित्व, समाज या सरकार का स्वामित्व या अधिकार। उत्पादन के साधन होते हैं 5: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस। तो उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार, उत्पादन के साधनों पर समाज या सरकार का क्या है? स्वामित्व है। ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। तो दूसरी बात करूं, समाजवाद का उद्देश्य क्या है? समाजवाद का उद्देश्य क्या है? तो समाजवाद का उद्देश्य है कल्याण करना। समाजवाद का उद्देश्य क्या है? कल्याण। याद रखना है, समाजवाद का उद्देश्य क्या है? कल्याण। समाजवाद का आधार क्या है? अगर पूछे समाजवाद का आधार क्या है तो याद रखना है समानता। समाजवाद का आधार क्या है? समानता। और यहाँ पे कौन सी समानता की बात कही गई है? आर्थिक समानता, आर्थिक समानता की, आर्थिक समानता की बात कही गई है। ये आपको ध्यान रखना है। और समाजवाद बल किस पर देता है? बल देता है आवश्यकता पर। बल किस पर देता है? आवश्यकता पर। समझ में आया ना? समाजवाद मिश्रण किसका है? हमारा भारतीय समाजवाद। ये किसका मिश्रण है? तो याद रखना है, ये मार्क्सवाद प्लस गांधीवाद का मिश्रण है। मार्क्सवाद प्लस गांधीवाद का मिश्रण है। हमारा समाजवाद मार्क्सवाद प्लस गांधीवाद का क्या है? मिश्रण है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा समाजवाद जो है
ये किसका मिश्रण है? याद रखना है, मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। इनमें दोनों का समावेश देखने को मिलता है भारतीय समाजवाद में। और हमारे भारतीय समाजवाद का अन्य नाम क्या कह सकते हैं? हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं राज्य आश्रित समाजवाद। राज्य आश्रित समाजवाद, इसको हम राज्य आश्रित समाजवाद भी बोल सकते हैं। राज्य आश्रित समाजवाद, राज्य आश्रित समाजवाद। मित्रों याद रखना है आपको भाई, समाजवाद हमारी जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में अगर आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा कि जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद का आधार क्या है? ए, राजनीतिक समानता, बी, आर्थिक समानता, सी, न्यायिक समानता। ऐसे सवाल आएगा तो क्या है आधार? आर्थिक समानता। याद रखना है। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? ए, मानव कल्याण पर बल देना, बी, राज्य के कल्याण पर बल देना, सी, स्वयं अपने कल्याण पर बल देना। ऐसे सवाल पूछा जा सकता है तो कल्याण पर बल देना। समाजवाद का बल किस पर देती है? आवश्यकता पर। उद्देश्य किस पे? कल्याण। उद्देश्य मानव कल्याण। मिश्रण किसका है? मार्क्सवाद और गांधीवाद। मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों सोशलिस्ट थे। याद रखना है। गांधी जी भी क्या कहते थे? प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग का विकास होना चाहिए। मार्क्स भी यही कहता है, मार्क्सवाद भी कहता है। समाजवाद जो व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और उसको जीवन जीने का अधिकार है और उसका पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए। तो याद रखना है समाजवादी शब्द के बारे में, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये फैक्ट सारे याद रखना है। उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार, उद्देश्य कल्याण, आधार समानता, बल आवश्यकता पर, मिश्रण गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है, अन्य नाम राज्य आश्रित समाजवाद। अगला टर्म आपका है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता हमारी प्रस्तावना में, अरे जो किताबों के पीछे प्रियम्बल होता है ना, पंथ निरपेक्ष, हमारी किताबों के पीछे जो प्रियम्बल है उसकी बात कर रहा हूँ। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? मित्रों, हमारा जो भारत है, भारत, ये देखो, हम शब्द क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समझ में है ना? तो पहली बात तो पंथ निरपेक्ष का उदय, याद रखना, ये यूरोप में हुआ। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, ये बात एक ही है। धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कह दो और धर्म निरपेक्ष कह दो, बात एक ही है। समझ में ना? उदय यूरोप में। भारतीय संविधान में, याद रखना है, भारतीय संविधान में देखो, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष का मतलब एक ही होता है, लेकिन हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में केवल पंथ निरपेक्ष शब्द का वर्णन मिलता है। केवल पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है, धर्म निरपेक्ष का नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग याद रखना है। हमारे यहाँ पे केवल किसका प्रयोग हुआ है? पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे हमारे धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे, भारतीय संविधान में निम्न में से किसका प्रयोग हुआ है, या निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष? समझ में है ना? तो आपका जवाब होना चाहिए साहब, हमारे भारतीय संविधान में केवल जो उल्लेख मिलता है वो किसका मिलता है? पंथ निरपेक्ष का मिलता है, धर्म निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, याद रखना है। क्लियर? दूसरी अगर मैं बात करूं तो पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य क्या होता है? तो मित्रों याद रखना है, पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य होता है कि राज्य व धर्म अलग अलग हैं, यानी कि पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। दूसरी बात, राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। अरे भाई, हमारा राज्य का मतलब है धर्म नहीं, राज्य का मतलब है भारत। राज्य का मतलब क्या है? भारत। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है हमारे भारत का कोई एक धर्म नहीं है, भारत और धर्म
दोनों अलग 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 है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और धर्म दोनों क्या है, अलग अलग हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हमारा भारत क्या करता है, अब आगे की बात करूं, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान सभी धर्मों का समान संरक्षण करता है, सभी धर्मों का समान क्या करता है, संरक्षण करता है। सभी धर्मों का समान क्या करता है, आदर करता है। सभी धर्मों का समान संरक्षण करता है, सभी धर्मों का समान आदर करता है, याद रखना है। सभी धर्मों का समान संरक्षण करता है, सभी धर्मों का समान आदर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। भारतीय संविधान सभी धर्मों का समान संरक्षण करता है, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे हमारे में क्या किया गया, हमारा संविधान किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता, एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा नहीं देता, एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता। दूसरी बात, अगली अगर मैं बात करूं, हमारा संविधान किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता। संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान कहता है, संविधान कहता है, हमारा संविधान सभी धर्मों से अब धर्मों से नहीं अपितु पंथों से भी दूर रहने की बात करता है। संविधान धर्मों से ही नहीं, धर्मों से ही नहीं अपितु पंथों से भी दूर रहने की बात करता है, अपितु पंथों से भी दूर रहने की बात करता है, दूर रहने की बात करता है। याद रखना है, हमारा संविधान धर्मों से ही नहीं अपितु पंथों से भी दूर रहने की क्या करता है, बात करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन धर्मों से ही नहीं अपितु पंथों से भी दूर रहने की क्या करता है, बात करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, ये इसका मतलब है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्द एक ही है मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। पंथ निरपेक्ष शब्द का उदय होता है यूरोप में, भारतीय संविधान में केवल पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। इसका मतलब होता है राज्य व धर्म अलग अलग है, यानी कि भारत धर्म से पृथक है, भारत का कोई एक धर्म नहीं है। भारतीय संविधान सभी धर्मों का समान संरक्षण करता है, आदर करता है। हमारा संविधान किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता। संविधान धर्मों से ही नहीं अपितु पंथों से भी दूर रहने की क्या करता है, बात। पंथों का मतलब जो आपकी जो नाथ पंथ ये संप्रदाय होते हैं उनसे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्तों। भाई आपका पेपर जो फर्स्ट है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ, इसका जो आपका फर्स्ट पेपर है, मैं 4 जुलाई से शुरू कर रहा हूँ। यदि आपको जो मैं पढ़ाता हूँ वो समझ में आता है, 4 जुलाई से मैं शुरू कर रहा हूँ अनअकैडमी पर, ये मेरा प्लस में शुरू हो रहा है। तो अगर मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपको वो समझ में आता है, लैंग्वेज समझ में आता है, तो आप ये प्लस कोर्स इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भाई रेफरल कोड आप लगा सकते हैं राजेंद्र 10, फीस में 10% का डिस्काउंट है। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है, आप संपर्क कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट जेआरएफ 4 जुलाई से पेपर शुरू हो रहा है। इसमें आपको करंट तक आपको करवाई जाएगी, करंट भी पढ़ाया जाएगा, जो आपकी यूनिट है वो कंप्लीट करवाई जाएगी। सब्जेक्ट आपका सेकंड पेपर जिनका ज्योग्राफी है वो मेरा चल रहा है, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का दिन शुभ रहे मेरे दोस्तों।
इससे आगे की बात अपन कल की क्लास में करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।